हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मयंक अग्रवाल और अब इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे मिसलेनियस एग्जाम्पल। एक्सरसाइज 2.3 के बाद आपको एक मिसलेनियस एक्सरसाइज भी दी हुई है, उससे पहले कुछ मिसलेनियस एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो पहले हम वो सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर। इसमें पहले एग्जाम्पल हमको दिया हुआ है जो कि एनसीईआरटी की सीक्वेंस के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल नंबर 18 है। ठीक है, मतलब एक्सरसाइज 2.3 तक जितने भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं वो 17 एग्जाम्पल है और उसके बाद यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। क्लियर। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको बार बार ये चीज बताता रहता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। क्लियर। चलिए, तो पहला हमको दिया हुआ है, मतलब एग्जाम्पल नंबर 18 हमको दिया हुआ है, लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स, डिफाइन द रियल फंक्शन एफ आर टू आर बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 10 एंड स्केच द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इस फंक्शन का ग्राफ बनाना है। क्लियर। तो ग्राफ बनाना हम सीख चुके हैं। क्या करेंगे, हम कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स लेंगे, मतलब अलग अलग एक्स पर वैल्यूज निकालेंगे और उनको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर प्लॉट करके ग्राफ स्केच कर लेंगे। क्लियर। तो आसान है। देखिए कैसे करेंगे हम इसको। हमें दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 10। क्लियर। अब इसके डोमेन में तो सारे रियल नंबर है, इसकी डोमेन में सारे रियल नंबर है, लेकिन हम क्या करेंगे, कुछ पॉइंट्स लेंगे, कुछ एक्स की वैल्यूज लेंगे, उन पर एफ एक्स की वैल्यूज देखेंगे और उनको प्लॉट कर लेंगे। तो यहां पर मैं वैल्यूज ले रहा हूं, आप अपनी मर्जी से कुछ भी वैल्यूज ले सकते हैं, लेकिन जनरली जो हम वैल्यूज लेते हैं वो ओरिजिन के आसपास की लेते हैं। तो मैं यहां पर वैल्यूज ले रहा हूं -3 से 3 तक। क्लियर। तो -3, एफ ऑफ -3 कितना होगा, एक्स की जगह -3 यहां पर रखिए, एक्स की जगह -3 रखेंगे तो कितना आएगा, 10 - 3 मतलब 7, मतलब एफ ऑफ -3 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, 7। क्लियर। मतलब ये ऑर्डर्ड पेयर क्या बना हमारा, -3, 7, एक्स को रखा -3 तो एफ एक्स क्या है हमारे पास 7। क्लियर। ऐसे ही एफ ऑफ -2 क्या होगा, एफ ऑफ -2 हमारे पास आएगा, -2 को यहाँ पर रखिए तो क्या आएगा, 10 - 2 8। ठीक। उसके बाद एफ ऑफ -1 ये क्या आएगा हमारे पास, -1 रखिए तो ये आएगा हमारे पास 9। ठीक। उसके बाद एफ ऑफ 0 क्या आएगा हमारे पास, 0 रखेंगे यहाँ पर तो हमारे पास आएगा 10। फिर एफ ऑफ 1 क्या आएगा हमारे पास 11, एफ ऑफ 2 क्या आएगा 12 और एफ ऑफ 3 क्या आएगा 13। क्लियर। तो ये इतनी वैल्यूज हमने निकाल ली, इतनी एक्स की वैल्यूज पर हमने एफ एक्स की वैल्यूज निकाल ली। अब इनको हम प्लॉट कर देंगे। क्लियर। तो उसके लिए हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना रहे हैं। क्लियर। तो ये रही एक्स एक्सिस और ये रही वाई एक्सिस। क्लियर। अब मैं वाई एक्सिस यहाँ पर ले रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर जो एफ एक्स की वैल्यूज आ रही है, मतलब जो वाई एक्सिस पर वैल्यूज आ रही है वो सारी पॉजिटिव आ रही है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर नेगेटिव पार्ट शो नहीं किया है। क्लियर। तो इस तरीके से भी आप ग्राफ बना सकते हो, इसको कहते हैं स्मार्ट अप्रोच। जरूरी नहीं है कि आप हमेशा क्रॉस ही बनाओ यहाँ पर। ठीक है भाई, हमको जो जो वैल्यूज यहाँ पर दी हुई है, अब हमको पता है यहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज आनी नहीं है, तो हम यहाँ पर नेगेटिव वाला पार्ट शो नहीं कर रहे हैं। क्लियर। चलिए, तो देखिए पहला पॉइंट है हमारे पास, सबसे पहले तो हमको यहाँ पर स्केल भी डिफाइन करना है, तो मैं यहाँ पर स्केल में यहाँ पर ले रहा हूँ मैं 1 2 और 3। ठीक है, मतलब मैं डिस्टेंस यहाँ पर स्केल में क्या ले रहा हूँ, 1 ले रहा हूँ। क्लियर। और इधर लिख देते हैं हम -1 -2 और -3। ये क्यों ली मैंने, क्योंकि x मेरा -3 से 3 तक ही जा रहा है, मैंने वैल्यू भी ये लिए, तो यहाँ पर मैंने -3 से 3 तक रख दिया। क्लियर। और f(x) की वैल्यू मेरी 7 से 13 तक जा रही है, 7 से 13 तक जा रही है। तो देखिए मैं यहाँ पर कैसे ले रहा हूँ, मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 2 की डिस्टेंस पर ले रहा हूँ मैं। ठीक है, ये मैंने रखा 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 6, यहाँ पर 8, यहाँ पर 10, यहाँ पर 12 और यहाँ पर 14। ये हो गया। अब एक एक करके पॉइंट प्लॉट करते हैं। देखिए एफ ऑफ -3 इज इक्वल टू 7, मतलब जब x को -3 रखा तो y क्या आया हमारे पास, 7 आया। इसको हम y बोल सकते हैं भाई, इसको fx और y दोनों बोल सकते हैं हम। क्लियर। तो पहला ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास क्या है, -3, 7। तो -3 ये रहा और 7 मुझे कहाँ मिलेगा, 7 मुझे मिलेगा यहाँ पर। ठीक। तो ये -3 और ये 7, मतलब ये पॉइंट मेरे पास आया कहाँ पर, यहाँ पर। क्लियर। ये हो गया। उसके बाद -2, 8, -2 ये रहा और 8 ये रहा, तो -2, 8 ये आएगा हमारे पास यहाँ पर। ठीक। उसके बाद -1, 9, तो -1 ये रहा मेरा और 9 मुझे यहाँ कहीं मिलेगा, तो -1, 9 यहाँ कहीं होगा। क्लियर। 0 पर वैल्यू कितनी आ रही है, 0 पर वैल्यू आ रही है 10, 0 पर वैल्यू आ रही है 10, मतलब ये पॉइंट मेरा होगा यहाँ पर। क्लियर। 1 पर वैल्यू आ रही है 11, 11 ये रहा। क्लियर। तो ये हो गया 1 पर वैल्यू 11, 1, 11। उसके बाद 2 पर वैल्यू कितनी आ रही है 12, तो 2 पर वैल्यू ये रही 12।
ठीक। उसके बाद 3 पर वैल्यू आ रही है 13, तो 3 पर वैल्यू आ गई 13, ये यहाँ कहीं होगी। क्लियर। तो ये सारे पॉइंट्स मिल गए, इन सारे पॉइंट्स को मिला दो तो ये हमारा ग्राफ बन जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स को जब हमने मिला दिया तो ये एक ग्राफ बन जाएगा। ठीक, ये इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। क्लियर। इसको जब आप अगर ग्राफ पेपर पर बनाओगे तो ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आएगी। मतलब ये यहाँ पर क्योंकि मैंने रफली बनाया हुआ है तो इसलिए ये पॉइंट थोड़ा ऊपर नीचे आ रहे हैं। वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अब जैसे कि यहाँ पर होता क्या है कि जितने डिस्टेंस पर ये लिखा हुआ है बिल्कुल उतने ही डिस्टेंस पर ये होना चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ी सी एरर आ रही होगी, इसलिए ये पॉइंट थोड़ा ऊपर नीचे आ रहे हैं यहाँ पर भी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैंने जो डिस्टेंस है वो रफली लिए तो वो हो सकता है थोड़ी बहुत ऊपर नीचे रह गई हो, इसी वजह से ये पॉइंट्स ऊपर नीचे आ रहे हैं। क्लियर। तो इतना ध्यान हमको नहीं देना है, हमको सिर्फ समझने पे ध्यान देना है। अगर आपके पास एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आया कि आपको ग्राफ बनाना है तो आपको ग्राफ पेपर दिया जाएगा और वहां पर जब आप प्लॉट करोगे तो आपको बिल्कुल ये एक स्ट्रेट लाइन में सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। क्लियर। तो ये होगा इसका ग्राफ। इसको आप चाहो तो और आगे पीछे भी कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपको एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करते हुए दिखाना है तो वो भी आप कर सकते हो। ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कहाँ पर करेगा ग्राफ, सोचिए। एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करना मतलब इसका मतलब क्या है कि ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू एफ एक्स की है, सारी वैल्यूज किसकी है, एफ एक्स की है। तो ये ग्राफ जब एक्स एक्सिस को कट करेगा तब उस एफ एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। एफ एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। तो एफ एक्स की वैल्यू 0 कब होगी, इस एफ एक्स की वैल्यू 0 कब होगी, जब x की वैल्यू -10 होगी। x को -10 रखें यहाँ पर तो क्या आएगा, एफ एक्स 0 आएगा। मतलब ये ग्राफ x एक्सिस को कहाँ पर कट करेगा, x इज इक्वल टू -10 पर, और x इज इक्वल टू -10 यहाँ कहीं होगा। ठीक है, तो ये x इज इक्वल टू -10 पर इसको कट करेगा। तो आप उसके अकॉर्डिंग भी चाहो तो यहाँ पर स्केल ले सकते हो। भाई मैंने यहाँ पर -3 से 3 तक की वैल्यू ली है तो मैंने यहाँ पर 1 1 की डिस्टेंस रखी है। आप चाहो तो यहाँ पर -10 से लेकर 10 तक की भी ले सकते हो वैल्यूज, और उसमें स्केल आप आपके अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो। तो उस केस में आपको ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता हुआ दिख जाएगा। क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 19, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और इसी टाइप का आपको एक एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 19। लेट आर बी रिलेशन फ्रॉम क्यू टू क्यू। क्यू क्या है, ये क्यू है यहाँ पर सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। ये मैंने आपको सेट में बताया भी था। क्लियर। लेट आर बी रिलेशन फ्रॉम क्यू टू क्यू डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ ए कोमा बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू क्यू एंड ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड। शो दैट, मतलब हमको ये रिलेशन दिया हुआ है जो कि Q से Q में डिफाइंड है। ठीक है, और क्या रिलेशन है ये कि A और B दोनों रेशनल नंबर है और A माइनस B जो है वो Z को बिलोंग कर रहा है। Z क्या है, Z है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। मतलब A और B ऐसे रेशनल नंबर है जिनका डिफरेंस क्या आ रहा है, इंटीजर आ रहा है। क्लियर। इस तरीके के ये ऑर्डर्ड पेयर हैं। तो हमको क्या बताना है, शो दैट A, A बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A बिलोंग्स टू Q। तो हमको ये तीनों चीजें शो करनी है, मतलब ये तीनों चीजें प्रूव करनी है। क्लियर। तो एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट दिया हुआ है A, बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A बिलोंग्स टू Q। मतलब ये बोल रहा है कि इस तरीके का ऑर्डर्ड पेयर, इस तरीके का ऑर्डर्ड पेयर भी इसमें होगा। तो देख लेते हैं हम, अगर ये इसमें है तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो देख लेते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पर देखिए A, बिलोंग्स टू R, मतलब A, दोनों क्या है यहाँ पर, Q होने चाहिए। तो ये दे रखा है यहाँ पर कि A बिलोंग्स टू Q, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। उसके बाद यहाँ पर क्या दिया हुआ है, A माइनस B बिलोंग्स टू Z होना चाहिए। मतलब इस R में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं उसमें उन दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, Z होना चाहिए, यानी कि इंटीजर होना चाहिए। तो जब हम A, यहाँ पर रखेंगे तो अगर A, इसको बिलोंग कर रहा है तो फिर A माइनस A Z होना चाहिए, मतलब कोई इंटीजर होना चाहिए, और वो इंटीजर है भी क्योंकि A माइनस A क्या होगा, 0 होगा। भाई दोनों रेशनल नंबर है और दोनों ही सेम है तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा, और 0 क्या है, एक इंटीजर है। मतलब ये इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये ऑर्डर्ड पेयर इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ये R को बिलोंग कर रहा है। तो मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, देखिए इसको इस तरीके से लिखेंगे, सिंस A माइनस A इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज बिलोंग्स टू Z एंड A बिलोंग्स टू Q, ये भी हमको दिया हुआ है। क्लियर। भाई इसमें क्या दिया हुआ है कि दोनों एलिमेंट Q को बिलोंग करने चाहिए, यहाँ पर दोनों एलिमेंट सेम है और वो Q को बिलोंग कर रहे हैं, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, मतलब ये ऑर्डर्ड पेयर इसमें होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया सिंस A माइनस A इज इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू Z एंड A बिलोंग्स टू Q, सो A, बिलोंग्स टू R। क्लियर हुआ। चलिए सेकंड देखते हैं,
a कोमा b बिलोंग्स टू r implies that b कोमा a बिलोंग्स टू r। मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर r में a कोमा b है तो b कोमा a भी होगा, ये बात कहना चाह रहा है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। देखिए, अगर a कोमा भी r में है, इसका मतलब क्या है कि ये इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब अगर a कोमा भी r में है तो a और b दोनों रेशनल नंबर है और a माइनस b एक इंटीजर है। तो अगर ऐसा है तो क्या ये कंडीशन इस पर भी लग रही है? देख लेते हैं। देखिए, b कोमा है, यहाँ पर हमको पता चल गया था क्या कि a कोमा b दोनों क्या है, रेशनल नंबर है। तो b कोमा a वही नंबर तो वही है, तो ये भी रेशनल नंबर है। मतलब इसने ये कंडीशन तो सेटिस्फाई कर ली। अब ये कंडीशन देखिए, तो यहाँ पर हमको पता था क्या कि a माइनस बी क्या है, एक इंटीजर है। क्लियर, क्योंकि ये वाला जो ऑर्डर्ड पेयर है ये r को बिलोंग कर रहा है, मतलब इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब a माइनस बी क्या है, एक इंटीजर है। तो अगर a माइनस बी एक इंटीजर है तो b माइनस a भी तो एक इंटीजर ही होगा, क्योंकि a माइनस बी एक इंटीजर है। इसका मतलब क्या है, 2, 3, -2, -3 इस टाइप का कोई इंटीजर होगा। तो अगर a माइनस बी इंटीजर है तो b माइनस बी भी तो एक इंटीजर ही होगा। अगर a माइनस बी 2 है तो b माइनस a -2 होगा, तो वो भी एक इंटीजर ही होगा। मतलब ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ये भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये ऑर्डर्ड पेयर भी इसको बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि a कोमा b बिलोंग्स टू r इंप्लाई कर रहा है कि b कोमा a भी r को बिलोंग करेगा। क्लियर, तो इसको कैसे लिखेंगे हम? देखिए, इसको लिखने के लिए इस तरीके से लिखेंगे, a कोमा b बिलोंग्स टू r। इसका मतलब क्या है, इट इंप्लाइज दैट a कोमा b बिलोंग्स टू r इंप्लाइज दैट a माइनस बी बिलोंग्स टू z। ठीक है, ये यही इंप्लाई कर रहा है कि अगर ये r में है इसका मतलब है कि a माइनस बी बिलोंग्स टू z। अगर a माइनस बी बिलोंग्स टू z है तो क्या होगा, सो b माइनस a ऑल्सो बिलोंग्स टू z। a कोमा b बिलोंग्स टू r implies that a माइनस b बिलोंग्स टू z। ओके, सो b माइनस a ऑल्सो बिलोंग्स टू z, देयरफॉर b कोमा a बिलोंग्स टू r। ठीक है, देयरफॉर b कोमा a बिलोंग्स टू r। क्लियर हुआ? अब थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर क्या दिया हुआ है, a कोमा b बिलोंग्स टू r एंड b कोमा c बिलोंग्स टू r इंप्लाइज दैट a कोमा c बिलोंग्स टू r। ये क्या कहना चाह रहा है कि a कोमा b r में है अगर, और b कोमा c भी r में है तो a कोमा c भी r में होगा। तो देख लेते हैं कैसे देखेंगे। देखिए, a कोमा b बिलोंग्स टू r, इसका मतलब क्या है कि a और b दोनों रेशनल नंबर है और a माइनस b क्या है, एक इंटीजर है। क्लियर, उसके बाद b कोमा c r में, इसका मतलब क्या है कि b और c दोनों रेशनल नंबर है और b माइनस c भी क्या है, एक इंटीजर है। ठीक है, तो अब a कोमा c को चेक कैसे करेंगे? देखिएगा, a माइनस b हमको क्या पता है, हमको यहाँ पर क्या पता चल रहा है। देखिए, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ a कोमा b एंड b कोमा c बोथ बिलोंग्स टू r। क्लियर, बोथ बिलोंग्स टू r। अगर दोनों r को बिलोंग कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, इट इंप्लाइज दैट बिलोंग्स टू r इंप्लाइज दैट a माइनस b बिलोंग्स टू z एंड b माइनस c बिलोंग्स टू z। मतलब a माइनस बी भी एक इंटीजर है और b माइनस सी भी एक इंटीजर है। तो अगर a माइनस बी भी इंटीजर है और b माइनस सी भी इंटीजर है तो इन दोनों का सम भी तो इंटीजर ही होगा। एक इंटीजर को एक इंटीजर से जोड़ेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास इंटीजर ही आएगा। तो देखते हैं इनको जोड़ने पे क्या आ रहा है। सो a माइनस बी प्लस b माइनस सी इज इक्वल टू क्या आ रहा है, b से b कटेगा, इनको जब ऐड करेंगे तो b से b कट जाएगा, क्या आएगा, a माइनस सी। तो a माइनस सी भी z ही तो होगा, क्योंकि ये क्या है, इन दोनों का सम है। ये भी एक इंटीजर है और ये भी एक इंटीजर है, तो दो इंटीजर का सम क्या होगा, इंटीजर होगा। और इन दोनों का सम क्या आ रहा है, a माइनस सी आ रहा है, और a माइनस सी अगर इंटीजर है तो वो इसको बिलोंग कर रहा है। हो गया प्रूव, बस यही करना था हमको। क्लियर, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं a कोमा b एंड b कोमा c बोथ बिलोंग्स टू r implies that a minus b belongs to z and b minus c belongs to z. So a minus b plus b minus c is equal to a minus c belongs to z. और इसके आगे एक लाइन और लिख सकते हैं, therefore a comma c belongs to r. क्लियर, तो इस तरीके से हमने इन तीनों को शो कर दिया। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 19। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 20। एग्जाम्पल नंबर 20 देखिए क्या दिया हुआ है हमको, लेट f इज इक्वल टू 1, 1, 2, 3, 0, -1, -1, -3 बी अ लीनियर फंक्शन फ्रॉम z इंटू जेड, फाइंड fx। देखिए यहाँ पर हमको एक रिलेशन दिया हुआ है, एक रिलेशन दिया हुआ है। अब यहाँ पर बच्चों को डाउट क्या आता है कि सर ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन z से z में डिफाइन हो रहा है। z मतलब इंटीजर का सेट,
ठीक है, तो ये इंटीजर के सेट से इंटीजर के सेट में डिफाइंड हो रहा है, तो मतलब इसकी डोमेन में सारे इंटीजर्स होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर डोमेन में सिर्फ 4 ही एलिमेंट आ रहे हैं, तो बाकी इंटीजर्स पर तो कोई भी इमेज आ नहीं रही है। तो अगर इमेज आ नहीं रही है किसी एलिमेंट पर भाई, जैसे कि यहाँ पर क्या देखेंगे हम भाई, बच्चों को मतलब क्या डाउट आएगा यहाँ पर कि अगर ये जेड से जेड में डिफाइन हो रहा है तो यहाँ पर सारे इंटीजर्स होंगे। तो मतलब यहाँ पर जैसे कि अगर हम ले -5 -4 -3 से लेकर इसी तरह 3 4 5, मतलब अगर अपन ने -5 से लेकर 5 तक के भी सारे इंटीजर्स यहाँ पर ले लिए तो बच्चा क्या सोचेगा, बच्चा क्या सोचता है कि यहाँ पर तो 1 2 0 -1 इन्हीं पर इमेज दी हुई है, -5 पर तो कोई भी इमेज नहीं है, -4 पर तो कोई भी इमेज नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पर फंक्शन की डेफिनेशन ही, मतलब फंक्शन की डेफिनेशन क्वालिफाई नहीं हो रही है, ये रिलेशन फंक्शन होना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। ये जो फंक्शन है, फंक्शन क्या है, लीनियर फंक्शन है, ठीक है। लीनियर फंक्शन क्या होता है, लीनियर फंक्शन होता है हमारा इस टाइप का, fx = x + b टाइप का, ये होता है लीनियर फंक्शन। इसी को हम y = mx + c इस रूप में भी देखते हैं। क्लियर, यहाँ पर कुछ नहीं किया है, बस fx को y रख दिया, a की जगह m रख दिया और b की जगह c रख दिया। बेसिकली ये क्या है कि स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन को हम इस तरीके से शो करते हैं, क्योंकि m जो होता है स्ट्रेट लाइन में वो होता है स्लोप, ये हम स्ट्रेट लाइन में पढ़ेंगे आगे, तो इसको इस तरीके से दिखाया जाता है। तो ये जो फंक्शन है वो ये वाला फंक्शन है। क्लियर, यहाँ पर तो हमको कुछ ऑर्डर्ड पेयर दिए हुए हैं, तो इस तरीके से हमको सोचना है यहाँ पर, ओके, क्योंकि ये डाउट बच्चों को आता है कि ये फंक्शन नहीं है, लेकिन ये फंक्शन है, क्योंकि फंक्शन जो है वो ये वाला है और यही हमको पता लगाना है। क्लियर, यही हमको पता लगाना है, फाइंड fx। तो इसको कैसे पता लगाएंगे, देखिए हमको ऑर्डर्ड पेयर दिए हुए हैं, हमको कुछ ऑर्डर्ड पेयर दिए हुए हैं। इसका मतलब क्या है भाई, ये 1,1 है, इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू 1 रखने पर fx की वैल्यू 1 आ रही है। इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू 2 रखने पर fx की वैल्यू 3 आ रही है। इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू 0 रखने पर fx की वैल्यू -1 आ रही है। तो इसी को यूज करके हम a और b निकाल लेंगे। भाई यहाँ पर 2 अननोन है, ठीक है, या तो a और b कहो चाहे m और c कहो, एक ही बात है। क्लियर, किसी को भी लेकर आप सॉल्व कर सकते हो। भाई यहाँ पर a और b की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पर m और c की वैल्यू निकालनी है, बात एक ही है। क्लियर, चलिए, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि f(1) की वैल्यू 1 है, ये बोल सकते हैं हम। यहाँ पर 2 अननोन है तो हमको सिर्फ 2 रिलेशन चाहिए, 2 अननोन के लिए सिर्फ 2 रिलेशन चाहिए, तो किन्हीं भी 2 को उठा लो, यहाँ पर किन्हीं भी 2 को आप उठा सकते हो। मैं एक और ये उठा रहा हूँ, f0 पर वैल्यू कितनी है, -1 है, क्योंकि ये आसान रहेगा। देखिएगा f0 = -1 है, ये हमको दिया हुआ है, इनको यूज कर लो। अब fx जो है वो लीनियर फंक्शन है, मतलब इस टाइप का है, इस टाइप का है, तो यहाँ पर वैल्यू रखो। f(1) कितना है, 1 है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए f(1) की वैल्यू 1 है, मतलब 1 = x की जगह 1 रखेंगे तो क्या आएगा, a + b, तो यहाँ से ये एक रिलेशन निकल आया, a + b = 1। और f(0) कितना है, -1 है, मतलब x को जब 0 रख देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, -1 आ रही है। तो लिख दो यहाँ पर -1 = जब x की जगह 0 रखेंगे तो ये तो हो जाएगा 0 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, b आ जाएगा, मतलब b की वैल्यू क्या आ गई, -1। इस b की वैल्यू को यहाँ रख दो, तो b की वैल्यू जब यहाँ पर -1 रखेंगे तो ये -1 इधर चला जाएगा और यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। तो इस b की वैल्यू को जब हम यहाँ रख देंगे तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 2। तो a और b दोनों निकल गए, a निकला 2, b निकला -1, तो fx क्या निकल गया हमारा, fx निकल गया हमारा 2x - 1, यही हमारा आंसर है। तो ये फंक्शन है, ये z से z में डिफाइंड है। क्लियर हुआ, बस ये काम हमको यहाँ पर करना था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 21। एग्जाम्पल नंबर 21 में क्या दिया हुआ है हमको, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। एक fx दिया हुआ है हमको, एक फंक्शन दिया हुआ है जो कि एक रैशनल फंक्शन है। रैशनल फंक्शन मतलब ये fx/gx के रूप में, ठीक है, या फिर fx तो इसको ओवरऑल दिया हुआ है तो इसको हम px/qx के रूप में बोल सकते हैं, ठीक है। बट डिनोट हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं, fx, gx, qx, जो भी अल्फाबेट आप लो। क्लियर, तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, मतलब पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये रैशनल फंक्शन है। अब इसकी डोमेन हमको पता करनी है, तो डोमेन क्या होती है, डोमेन x की वो वैल्यूज होती है जिस पर फंक्शन डिफाइंड है। तो हमको यहाँ पर x की वो वैल्यूज पता करनी है जहाँ पर ये फंक्शन डिफाइंड है। क्लियर, तो देखिए ये जो फंक्शन है ये x की हर वैल्यू के लिए डिफाइंड है, बस उनको छोड़कर जहाँ पर ये डिनोमिनेटर 0 हो जाता है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता। डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा तो मतलब दुनिया उल्टी हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, उन वैल्यूज को हटा देना है जहाँ पर ये चीज़ 0 हो रही है।
क्लियर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 जहां पर 0 हो रहा है वो x की वैल्यू हमको हटा देनी है। उनको छोड़कर बाकी के x जो भी होंगे वो सब इसके डोमेन में होंगे, उन सारे x पर ये फंक्शन डिफाइंड होगा। क्लियर। तो इसको सोल्व कैसे करते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा दीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस 4x माइनस x लगा सकते हैं, प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से जब आप फैक्टर बनाओगे तो क्या आएगा, x कॉमन लेंगे x माइनस 4, यहाँ पर माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हमारे पास 1 और 4 ये आएगी। ठीक है, मतलब 1 और 4 पर ये चीज 0 हो जाएगी। तो 1 और 4 इसके डोमेन में नहीं होंगे, बाकी सब होंगे। तो इसकी डोमेन क्या होगी, इसकी डोमेन होगी हमारे पास ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1,4। उनको इस तरीके से लिखते हैं, r माइनस 1,4। क्लियर हुआ। तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 21। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 22। एग्जाम्पल नंबर 22 देखिए क्या दिया है, द फंक्शन f इज डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स व्हेन x इज लेस देन 0, 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0 एंड 1 प्लस एक्स व्हेन x ग्रेटर देन 0। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ fx का ग्राफ बनाना है। तो बना लेंगे, कैसे बनाएंगे, वही कुछ वैल्यूज लीजिए x की, उन पर fx की वैल्यू पता कीजिए, पॉइंट्स बनाइए और उनको प्लॉट कर लीजिए, तो हमको ग्राफ पता चल जाएगा। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर ये फंक्शन है, ये अलग अलग इंटरवल में डिफाइन हो रहा है। ये नेगेटिव वैल्यू के लिए 1 माइनस एक्स है, पॉजिटिव वैल्यू के लिए 1 प्लस एक्स है, और 0 के लिए क्या है, 1 है। क्लियर। तो मैं यहाँ पर वैल्यूज ले रहा हूँ, देखिए मैं यहाँ पर x की वैल्यूज ले रहा हूँ -4 से लेकर 4 तक, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और 4। इन वैल्यूज पर हम fx की वैल्यूज निकालेंगे। क्लियर। और उनको प्लॉट कर लेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ, सबसे पहले यहाँ पर मैं निकाल रहा हूँ f ऑफ -4। f ऑफ -4 क्या होगा, तो पहले देखिए -4 के लिए कौन सा डिफरेंशियल काम करेगी, -4 क्या है, एक नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव नंबर के लिए क्या काम कर रहा है, ये काम कर रहा है। क्लियर। तो इसको हम लेंगे, तो f ऑफ -4 क्या होगा हमारे पास, 1 माइनस, ये काम करेगा, तो 1 माइनस, और x की जगह हमने क्या लिया, -4, तो क्या आ जाएगा, -4, 1 माइनस एक्स। क्लियर। तो ये कितना हो गया, ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 5, मतलब f ऑफ -4 कितना है हमारे पास, 5 आया। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर निकालूँ f ऑफ -3 कितना होगा, f ऑफ -3 वो हो जाएगा 1 माइनस -3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4। ऐसे ही f ऑफ -2 ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस -2 ये हो जाएगा हमारे पास 3। f ऑफ -1 ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 माइनस -1, मतलब ये हो जाएगा हमारे पास 2। उसके बाद आता है 0। तो देखिए अब f ऑफ 0 क्या होगा, अब क्या f ऑफ 0 के लिए भी यही काम करेगा, नहीं, f ऑफ 0 पर तो वैल्यू हमको 1 दी हुई है, तो f ऑफ 0 कितना हो गया, 1। अब f ऑफ 1, अब देखिए पॉजिटिव नंबर आ गया, तो पॉजिटिव नंबर के लिए कौन सी डिफरेंशियल काम करेगी, ये वाली। तो f ऑफ 1 कितना होगा हमारे पास, f ऑफ 1 होगा हमारे पास 1 प्लस 1, x की जगह 1 रख दिया, तो ये कितना आ गया, 2। ऐसे ही f ऑफ 2 ये कितना होगा हमारे पास, 1 प्लस 2 मतलब 3। f ऑफ 3 कितना होगा हमारे पास, 1 प्लस 3 मतलब 4। और f ऑफ 4 कितना होगा, f ऑफ 4 होगा हमारे पास 1 प्लस 4 मतलब 5। तो ये सारी वैल्यूज आ गई, मतलब सारे ऑर्डर पेयर आ गए। क्या क्या ऑर्डर पेयर है हमारे पास, -4,5, -3,4, -2,3, -1,2, इस तरीके के ऑर्डर पेयर हैं। तो अब इनको हम प्लॉट कर लेते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए fx की जो वैल्यू आ रही है वो तो सारी पॉजिटिव आ रही है, तो यहाँ पर भी मैं वही काम कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं नेगेटिव y दिखा नहीं रहा हूँ ज़्यादा, क्योंकि हमको सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू से मतलब है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया x और ये हो गया y। x की वैल्यू हमने कहाँ से कहाँ तक ली है, -4 से लेकर 4 तक। तो यहाँ पर प्लॉट कर लीजिए, ये ओरिजन है 1, यहाँ पर 2, ये 3 और ये 4। यहाँ पर ले लीजिए -1, ये -2, ये -3 और ये -4। और fx की वैल्यू मतलब y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, ये 2 से 5 तक जा रही है। क्लियर। तो यहाँ पर भी हम वही ले लेते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। क्लियर। अब देखिए अब कैसे प्लॉट करेंगे इसको, पहले हम प्लॉट करें -4,5, -4 ये रहा, 5 ये रहा, तो ये पॉइंट आएगा हमारा यहाँ कहीं -4,5। क्लियर। उसके बाद -3,4 ये रहा -3, ये रहा 4, तो -3,4 हमारा यहाँ कहीं आ जाएगा। ठीक। उसके बाद -2,3, -2 ये रहा, 3 ये रहा, तो -2,3 ये आ गया। फिर -1,2, तो -1,2 ये आ गया। उसके बाद 0,1, तो 0,1 ये आ गया, x0 और y1 ये आ गया। ठीक। उसके बाद 1,2, 1 ये रहा, 2 ये रहा, तो ये रहा 1,2।
फिर 2,3 तो 2 ये रहा और 3 ये रहा, ये आ गया 2,3। फिर 3,4 तो 3 ये रहा और 4 ये रहा, तो ये आ गया 3,4। उसके बाद 4,5 तो ये रहा 4 और ये रहा 5। ठीक, तो ये सारे पॉइंट्स हमने प्लॉट कर लिए, सारे पॉइंट्स प्लॉट कर लिए, मिला दो इनको। तो जब इनको मिलाएंगे तो हमारे पास इस तरीके का ग्राफ आ जाएगा। ठीक, ये वही वी शेप में ग्राफ आएगा जैसा कि मॉड एक्स का ग्राफ आ रहा था। मॉड एक्स का ग्राफ आ रहा था, वहाँ पर ये कोना कहाँ था, 0 पर था। यहाँ पर कहाँ आ रहा है, 1 पर आ रहा है। ठीक है, तो ये इस तरीके का यहाँ पर ग्राफ बनेगा। क्लियर। और देखिए ये जो फंक्शन लिखा हुआ है, इसको एक तरीका और लिखने का, वो भी मैं आपको बताता हूँ क्या तरीका है वो। इसको हम लिख सकते हैं fx इज इक्वल टू 1 प्लस मॉड एक्स। कुछ मत लिखो, इस पूरे की जगह हम ये लिख सकते हैं fx इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 1 या फिर 1 प्लस मॉड एक्स, वही लिखा हुआ है। देखिए, क्योंकि अब हम यहाँ पर अगर इस मोड को डिफाइन करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, मोड का डेफिनेशन क्या है कि लेस देन 0 के लिए ये नेगेटिव होता है, कि अगर x लेस देन 0 है तो fx की डेफिनेशन क्या थी, मॉड x की डेफिनेशन क्या थी, x लेस देन 0 के लिए माइनस एक्स, तो लेस देन 0 के लिए ये माइनस के साथ खुलेगा, तो क्या आएगा 1 माइनस एक्स। ठीक, और पॉजिटिव के लिए क्या थी, अगर x पॉजिटिव है तो ये वैसा का वैसे बाहर आ जाता है। अगर हम 2 डालते हैं मोड में तो वो 2 ही निकलता है, तो मतलब पॉजिटिव के लिए क्या खुलेगा, ये प्लस के साथ खुलेगा। तो पॉजिटिव के लिए क्या आएगा, जब x ग्रेटर देन 0 होगा तब क्या आएगा 1 प्लस एक्स, तो ये 1 प्लस एक्स, तो ये वही लिखा हुआ है। क्लियर। और देखिए इसका ग्राफ भी क्या आ रहा है भाई, fx इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ कैसा आ रहा था, वो भी इसी टाइप का आ रहा था, लेकिन ये जो कोना था वो कहाँ था, 0 पर था। अब ये क्या हो गया, fx इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 1, मतलब जो fx की वैल्यू है वो 1 ज़्यादा हो गई, जो fx की वैल्यू है वो मॉड x की वैल्यू से क्या हो गई, 1 ज़्यादा हो गई, इसलिए ये ग्राफ 1 ऊपर खिसक गया। तो ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। क्लियर। ऐसे हमने आपको याद हो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का ग्राफ मैंने आपको बना के दिखाया था एक्सरसाइज 2.3 में, तो वहां पर भी ये हो रहा था, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ था वही ग्राफ 2 ऊपर खिसक गया था एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाले ग्राफ में। क्लियर। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये कॉम्पिटिटिव अप्रोच से काम आती है। क्लियर। अगर आप जेईई मेन या एडवांस को टारगेट कर रहे हैं तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस तरीके से समझना। ओके, तो ये हो गए हमारे एग्जाम्पल। अब देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिसलेनियस एक्सरसाइज, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, आपको अच्छे से सॉल्व करनी है वो भी। क्लियर। एक एक क्वेश्चन हम बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे, और इससे पहले मेरे सॉल्व करवाने से पहले आप खुद भी एक बार सॉल्व कीजिए उसको, उसके बाद जहां पर भी आपको प्रॉब्लम आए वो सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। क्लियर। तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिसलेनियस एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।